आज के इस वीडियो में क्लास 10 के गणित पेपर हल के बारे में बताया जाएगा। 2026 में जो गणित का पेपर हुआ था, पेपर का कोड है 822 जीबी के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। एक एक प्रश्न को एक एक लाइन जो है आपको समझाया जाएगा और आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? संख्या 3825 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है कौन से ऑप्शन सही है। तो संख्या 3825 का अभाज्य गुणनखंड कितना है? तो सबसे पहले संख्या लिखेंगे 3825। अब इसको 3 से पहले काट के चेक करेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं। 3 से काटेंगे तो 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो जाएगा, बचेगा इसके पास 2, इसको दे देगा 22 हो जाएगा। 3 सते 21, एक इसको दे देगा 3 पचे 15, 3 से कट जा रहा है 1275 हो गया। अब पुनः जो है 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो 3 चौको 12, 3 दूना 6, एक इसको दे देगा 3 पचे 15। अब यहाँ 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा 5 वट्ठे 40, 5 वट्ठे 40, 2 इसको 5 पचे 25। अब यहाँ 5 से काट लेंगे, 5 से काट देंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर 17, क्या बनेगा 17 पचे 85, 17 एकन्नम 17। अब ये 17 बार में चला जाएगा तो कितने बार में गया है? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। यहाँ लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य जो है गुणनखंड कौन कौन इसमें है? तो अभाज्य गुणनखंड बराबर है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब यहाँ 3 कितने बार है? तो 3 जो है 2 बार है, तो यहाँ लिखेंगे 3 का वर्ग, 3 का वर्ग हो जाएगा, 3 का वर्ग गुणे 5 का वर्ग हो जाएगा गुणे 17। अब 3 का वर्ग गुणे 5 का वर्ग गुणे 17, 3 का वर्ग। अब देखिए यहाँ 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 5 का वर्ग और गुणे 17। बी वाला विकल्प इसमें क्या है? सही है। यहाँ लिख देंगे बी वाला विकल्प क्या है? सही है। तो यहाँ लिखेंगे विकल्प जो है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो विकल्प जो है बी जो है सही हो जाएगा। 3 का वर्ग गुणे 5 का वर्ग गुणे 17, 3 2 बार है, 5 2 बार है, 17 1 बार है, तो बी वाला विकल्प इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह पहला जो क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है बिंदु P, Q की मूल बिंदु से दूरी होगी। अब यहाँ मूल बिंदु से दूरी पूछा जा रहा है, इसमें कौन से ऑप्शन सही होगा? तो बिंदु कितना दिया गया है? P, Q, यह बिंदु दिया गया है और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है। अब इसको हम लोग कहेंगे x1, इसको कहेंगे y1, इसको कहेंगे x2, इसको कहेंगे y2। और दूरी का सूत्र क्या होता है? और यह 0, 0 कहाँ से आया? क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0, 0 होता है। और d का सूत्र होता है d बराबर करनी में, d बराबर करनी में क्या सूत्र है? x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग हो जाएगा। ये किन का सूत्र है? दूरी का सूत्र है अंडर रूट। अब x1 कितना है? तो x1 कितना है? तो x1 p है, x2 0 है, तो p माइनस 0 का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा, प्लस y1 कितना है? तो q माइनस 0 का वर्ग हो जाएगा। अब d बराबर क्या बचेगा? अंडर रूट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है p में से 0 घटाएंगे तो p का वर्ग हो जाएगा, प्लस q में 0 घटाएंगे तो q का वर्ग हो जाएगा। तो अंडर रूट में क्या बचा? अंडर रूट में p का वर्ग प्लस q का वर्ग, अंडर रूट में p का वर्ग प्लस q का वर्ग। यहाँ दे सकते हैं b वाला विकल्प क्या है? सही है। तो लिखेंगे आपका b विकल्प इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे विकल्प जो है b जो है क्या है? सही है। विकल्प b जो है सही है। क्या सही है? अंडर रूट p का वर्ग प्लस q का वर्ग, p में से 0 घटाएंगे तो p हो जाएगा p का वर्ग, q में 0 घटाएंगे तो q का वर्ग हो जाएगा। तो यह लाइन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सीखेंगे अब अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है यदि tan थीटा बराबर p बटा q तो sec थीटा का मान होगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है कौन से ऑप्शन सही है। तो किसका मान दिया गया? यहाँ पर tan थीटा का मान दिया गया है और tan थीटा का मान p बटा q यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है। और tan थीटा का सूत्र क्या होता है? तो tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार जो है यह tan थीटा का क्या है? सूत्र होता है लंब बटा आधार।
अब यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेंगे और यहाँ पर पता कर लेंगे कौन लंब है और कौन आधार है और कौन और जो है कोण कितना है। तो यह हो जाएगा tan थीटा का सूत्र हो गया लंब बटा आधार। तो प्रश्न में लंब कितना दिया गया है, तो लंब जो दिया गया है वो P दिया गया है और आधार क्या दिया गया है, Q दिया गया है, कोण इसमें नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें कोण की गणना करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे और कोण बराबर सूत्र होता है, कोण बराबर अंडर रूट होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यह किनका सूत्र है, तो यह जो सूत्र बना हुआ है कोण का सूत्र है। और लंब कितना इसमें दिया गया है, तो लंब प्रश्न में देखेंगे लंब कितना है तो P है और आधार कितना है Q है। तो यहाँ लिखेंगे P का वर्ग हो जाएगा प्लस Q का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया कोण का मान अंडर रूट P का वर्ग प्लस Q का वर्ग। अब यहाँ पर कोण का मान भर देंगे, कोण का मान क्या है, P का वर्ग प्लस Q का वर्ग। ये किसका मान है, कोण का मान निकल गया। तो लंब निकल गया, आधार निकल गया, कोण निकल गया। अब किसका मान पूछा गया प्रश्न में, तो प्रश्न में पूछा गया सेक थीटा का मान बताना है। किसका मान, सेक थीटा का मान इसमें कौन सही होगा। तो अब सेक थीटा का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर सेक थीटा का सूत्र क्या बनता है। तो सेक थीटा का सूत्र आप लोग को याद होगा, क्या सूत्र होता है, कोण बटा आधार होता है, कोण बटा क्या होता है, आधार। अब कोण इसमें कितना है, मान को भर लेंगे। तो कोण का मान इसमें प्रश्न में देखेंगे, कोण का मान अंडर रूट P का वर्ग प्लस Q का वर्ग, अंडर रूट क्या हो जाएगा P का वर्ग प्लस Q का वर्ग। यह हो गया कोण का मान। अब बटा और आधार का मान Q है, आधार का मान क्या है, Q है, अंडर रूट P का वर्ग प्लस Q का वर्ग, अंडर P का वर्ग प्लस Q का वर्ग बटा आधार का मान Q हो जाएगा। तो इसमें विकल्प अगर देखा जाए तो कौन सा विकल्प सही होगा, तो इसमें देखेंगे पहला वाला विकल्प जो है, देख सकते हैं इसमें पहला वाला विकल्प इसमें क्या है, सही हो जाएगा। अंडर रूट P का वर्ग प्लस Q का वर्ग बटा Q, इसमें ए वाला विकल्प क्या है, सही है। तो यहाँ लिखेंगे ए विकल्प, लिखेंगे यहाँ पर सही है। तो यहाँ ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है सेक ए माइनस tan ए कोष्टक में 1 प्लस साइन ए का मान होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ नोट करेंगे, सेक ए माइनस tan ए कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सेक ए को बदल देंगे और tan ए को बदल देंगे, बराबर हो गया। तो सेक का क्या होता है, 1 बटा कास ए होता है। सेक का सूत्र क्या है, 1 बटा कास ए होता है। माइनस tan का सूत्र क्या होता है, साइन ए बटा जो है कास ए होता है। ये किसका सूत्र है, tan का। तो यहाँ पर हो गया 1 बटा कास ए माइनस साइन बटा कास ए। क्वेश्चन में क्या है, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन में 1 प्लस साइन हो गया। अब दोनों का हर आपस में क्या है, बराबर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस साइन ए हो जाएगा पूरे का बटा, और नीचे क्या बनेगा यहाँ पर कास ए हो जाएगा। क्योंकि दोनों का हर बराबर है तो नीचे कास ए, तो कास ए हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बटा कास ए। कोष्टक में क्या है, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए। अब एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी। तो इसका सूत्र क्या होता है, अगर एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी, क्या सूत्र बनेगा, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। यह फार्मूला बन जाएगा। एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी, क्या होता है, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। अब इस फार्मूला पे इसको तोड़ देंगे। तो एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी, तो क्या बनेगा यहाँ पर 1 का वर्ग माइनस साइन का वर्ग हो जाएगा, 1 का वर्ग माइनस साइन का वर्ग बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर कास ए हो जाएगा। तो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग हो गया। अब यहाँ 1 का वर्ग कितना होता है, तो 1 का वर्ग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, पूरे का बटा क्या बनेगा यहाँ पर कास ए हो जाएगा। अब ये सूत्र बन गया बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका सूत्र होता है, तो यह होता है कास स्क्वायर का होता है, कास स्क्वायर ए बटा नीचे क्या है कास ए। अब ये वो कास से वो कास कट जाएगा, बराबर क्या बचेगा, अब कास ए हो जाएगा। इसमें विकल्प अगर देखा जाए तो डी वाला विकल्प इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो एक एक लाइन जो है आपको बताया गया। सबसे पहले सेक को सूत्र, tan का सूत्र, दोनों का हर आपस में बराबर। और यहाँ सूत्र बना एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। ए का वर्ग 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसका सूत्र है, तो कास स्क्वायर का। कास से कास कट गया, बचेगा 1 कास बच गया। डी वाला विकल्प इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे विकल्प कौन सा सही है, तो लिखेंगे आपका विकल्प डी इसमें क्या है, सही है। विकल्प डी इसमें क्या हो जाएगा, सही है। तो उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न।
अब अगला प्रश्न है समीकरण युग्म 5x प्लस 8y प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 24y बटा 5 प्लस 3 बटा 5 बराबर 0 का हल होगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले समीकरण पहला नोट करेंगे 5x प्लस 8y प्लस 1 बराबर 0। अब इसको यहाँ तुलना करेंगे किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से क्या करेंगे, यहाँ पर तुलना कर लेंगे। सबसे पहला काम जो है यहाँ तुलना हो जाएगा। तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a1 का मान कितना है, a1 बराबर 5 है, b1 बराबर क्या है 8 है, c1 बराबर क्या है 1 है। a1 5, b1 8, c1 1। अब दूसरा समीकरण को नोट करेंगे 3x प्लस 24 बटा 5 y प्लस 3 बटा 5 बराबर 0। अब इसको तुलना किससे करेंगे, तो इसको तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर अब इसको तुलना करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर a2 का मान क्या है, तो a2 बराबर 3, b2 बराबर क्या है, b2 बराबर 24 बटा 5 और c2 बराबर क्या है 3 बटा 5। यह मान दिया गया। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये तीनों मान को पहले निकाल लिया जाता है। तीनों मान इसमें और तीनों मान इसमें निकालने के बाद से अब यहाँ मान रखेंगे a1 बटा a2। अब इसको हल करेंगे और देखेंगे क्या मान आ रहा है। तो a1 का मान ऊपर तक ये 5 है, 5 हो जाएगा, और a2 का मान 3 है तो 5 बटा 3 आ गया। क्या बनेगा यहाँ पर 5 बटा 3, a1 का मान 5 और a2 का मान 3, 5 बटा 3। अब यहाँ पर निकालेंगे a1 बटा a2 का मान निकल गया। अब यहाँ निकालेंगे b1 बटा b2 का मान, और b1 बटा b2 का मान चेक करेंगे कितना आ रहा है। तो b1 का मान कितना है 8 है, तो 8 बटा और नीचे क्या है 24 बटा 5 है, जो नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा। तो सबसे ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 8 गुणे 5 बटा नीचे 24 हो जाएगा। और 24 को जो है देखिए ये 8 किसका मान है, तो ये b1 का मान है, और 24 बटा 5 किसका मान है, b2 का मान है। तो जो नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा 8 गुणे 5 बटा 24, और 8 3 की 24 3 बार में कट गया, कितना आ गया 5 बटा 3 आ गया। तो 5 बटा 3 किसका मान आ गया, देखिए a1 बटा a2 को मान भी 5 बटा 3, b1 बटा b2 को मान भी 5 बटा 3। अब अगला निकालेंगे c1 बटा c2। अगला क्या बनेगा यहाँ पर c1 बटा c2। अब c1 कितना है, तो c1 देख सकते हैं c1 कितना है, एक बार देख लीजिए c1 का मान कितना है। तो c1 का मान यहाँ पे देखेंगे 1 है, c1 का मान 1 है, और c2 का मान 3 बटा 5 है। अब यहाँ मान रखेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर 1 बटा 3 बटा 5 हो जाएगा। जो सबसे नीचे वो कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर 5 बटा 3 हो जाएगा। अब ये तीनों मान को देख लीजिए, तीनों मान आपस में क्या है, बराबर हैं। कौन कौन मान बराबर है, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। ये तीनों मान आपस में क्या है, बराबर है। जब तीनों मान बराबर होते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, तीनों मान जब भी बराबर आ जाए a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2, तीनों मान जब भी बराबर हो तो उसको कहते हैं रेखा संपाती है। रेखा क्या है, संपाती है। तो इस प्रश्न में तो संपाती नहीं दिया गया है, और रेखा जो है अपरिमित रूप से क्या होता है, अनेक हो। यहाँ 2 मान होता है, या संपाती दिया होता तो संपाती पर टिक करते, लेकिन अब यहाँ पर संपाती नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर क्या दिया, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। अपरिमित रूप से लिखेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। ये कब लागू होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल कब लागू होगा, जब तीनों मान आपस में क्या जाएं, बराबर हो जाएं तो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। या तीनों मान बराबर आ जाएं तो रेखा संपाती होता है, लेकिन ऑप्शन में संपाती नहीं दिया गया है, इसलिए क्या लिखेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो देख सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल में कौन सा विकल्प सही है, तो बी वाला विकल्प इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी विकल्प इसमें क्या है, सही है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न दिया गया है, समांतर श्रेणी 3/2 1/2 -1/2 डॉट डॉट करके 10वां पद होगा। इसमें 10वां पद का मान की गणना करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल, और हल में लिखेंगे यहाँ पर प्रथम पद कितना दिया गया है।
तो प्रथम पद ए का मान इसमें दिया गया है, ए का मान प्रश्न में दिया गया है 3/2। सर्वांतर कैसे निकलता है? सर्वांतर निकालने का सूत्र होता है दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देते हैं। तो दूसरा पद इसमें क्या है? तो दूसरा पद इसमें देख सकते हैं 1/2 है और पहला पद जो दिया गया है 3/2 है। इसको घटा देंगे तो क्या बनेगा? डी बराबर 1 में से 3 जाएगा -2/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो डी का मान क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। देखिए पहला पद 3/2 है, सर्वांतर कितना निकलेगा? दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देंगे तो 1/2 में से 3/2 घट जाएगा -2/2, 2 से 2 कट गया, डी का मान -1 हो जाएगा। तो यहाँ तो सर्वांतर निकल गया। अब इसमें 10वां पद पूछा गया है तो यहाँ लिखेंगे यनवां पद, और यनवां पद का सूत्र क्या होता है? तो यनवां पद का सूत्र होता है a + n - 1 × d। ये सूत्र किसका सूत्र है? यनवां पद का यह फार्मूला होता है कि a + n - 1 × d। इसी फार्मूला से 10वां पद को हल करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे 10वां पद, 10वां यनवां पद के जगह पे क्या लिखेंगे? 10वां पद। अब लिखेंगे यहाँ पर 10वां, यहाँ लिखेंगे आपका 10वां हो जाएगा 10वां पद। और 10वां पद अगर निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे? 10वां पद बराबर ए का मान, ए का मान प्रश्न में क्या है? तो ए का मान प्रश्न में देख सकते हैं 3/2 है, ए का मान 3/2 हो गया, प्लस एन का मान क्या है? 10 हो जाएगा, -1, क्योंकि 10वां पद निकालेंगे तो एन के जगह पे 10 रखेंगे, -1। और डी का मान कितना है? तो डी का मान -1 है। अब आगे हल करेंगे तो क्या बनेगा? 3/2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10 में से 1 घटा दीजिए, तो 10 में से 1 घटाएंगे तो बनेगा 9, और गुणे क्या बनेगा? -1 हो जाएगा। अगला लाइन क्या बनेगा? तो 3/2 उतर जाएगा, 9 × 9 -9 हो जाएगा। 2 में 9 का गुणा कर लीजिए तो 2 में 9 का गुणा कर 9 दूनी 18, 3 - 18/2, 3 में से 18 घटा दीजिए तो -15/2, -15/2, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, आंसर हो गया। अब आंसर जो है इसमें -15/2 कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर विकल्प अगर देखने की बात करेंगे तो यहाँ विकल्प देखेंगे तो ए वाला विकल्प इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ए विकल्प -15/2, ए वाला विकल्प इसमें क्या है? सही है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रथम पद सर्वांतर निकाल करके इसी सूत्र में जो है रखा गया, रख करके हल किया गया है। तो आपको जो है 10वां पद का मान निकल गया -15/2, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है, संख्या 4 से अधिक प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। यहाँ एक पासा को एक बार उछाला गया है। जब पासा को एक बार उछाला जाता है, देखिए यहाँ पर पासा को एक बार उछालने पर, एक बार उछालने पर कुल स्थिति कितना बनता है? उछालने पर कुल जो है स्थिति क्या बनता है? तो एक पासा को अगर एक बार उछालते हैं तो कुल स्थिति क्या कहेगा? 1 2 3 4 5 6, मतलब कुल स्थिति कितना हो जाएगा? तो यहाँ लिखेंगे कुल स्थिति बराबर क्या है? 6 हो जाएगा। अब 6 कहाँ से आ गया? कुल स्थिति 6 कौन कौन होगा? तो पता चल गया होगा कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, कुल स्थिति 6 बनता है। और कुल स्थिति 6 कौन कौन होता है? 1 2 3 4 5 6। पासा में आपको 6 फलक होते हैं, तो एक बार अगर उछालेंगे तो 6 स्थिति होगा। अब यहाँ पर बताना है 4 से अधिक। अब ये लिखेंगे यहाँ पर 4 से अधिक, तो 4 से अधिक जो संख्या है वो कौन कौन से है? 4 से अधिक जो है संख्या अगर कहा जाए तो 4 से अधिक संख्या कौन है? तो 4 के बाद कौन आएगा? 5 हो जाएगा, 5 के बाद कौन होगा? 6 होगा। 4 से बड़ा संख्या 2 है, तो यह हो जाएगा अनुकूल स्थिति। क्या बनेगा? यह अनुकूल स्थिति इसको कहा जाता है। और इसमें अनुकूल स्थिति कितना है? लिख लेंगे यहाँ पर अनुकूल स्थिति 2 हो जाएगा। अनुकूल स्थिति बराबर क्या है? 2 हो गया। अब यहाँ पर प्रायिकता का सूत्र लिखेंगे। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? तो लिखेंगे यहाँ पर प्रायिकता बराबर सूत्र होता है, प्रायिकता बराबर सूत्र है अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति, अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति इसका सूत्र है। अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति यह फार्मूला है, अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। अब इसमें अनुकूल स्थिति कितना है और कुल स्थिति इसमें कितना है? तो अनुकूल स्थिति इसमें देखेंगे तो अनुकूल स्थिति 2 हो जाएगा। अनुकूल स्थिति बराबर करके 2 लिखेंगे और कुल स्थिति 6 है 2। अब यहाँ 2 से 6 को काट देंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। इसमें 1/3 हो जाएगा। इसमें जो है अनुकूल स्थिति बताना था कितना है, तो अनुकूल स्थिति 2, कुल स्थिति 6, कट गया 1/3। इसमें जो विकल्प देखेंगे तो विकल्प इसमें 1/3 जो है सी वाला विकल्प इसमें क्या हो जाएगा? 1/3 इसमें विकल्प है, सी वाला विकल्प इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 1/3 इसमें क्या है?
सही है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि प्रायिकता का सूत्र जो होता है अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति है, अनुकूल 2 कुल जो है 6 है, तो 1/3 हो गया। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है, रमेश और सुरेश 2 मित्र हैं, एक खेल में भाग लेते हैं। यह ज्ञात है कि रमेश के मैच जीतने की प्रायिकता 0.82 है और सुरेश के मैच जीतने की प्रायिकता होगा। यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, रमेश और सुरेश, और दोनों मित्र हैं और एक खेल में भाग लेते हैं और रमेश का मैच जीतने का प्रायिकता दिया हुआ है, सुरेश का मैच जीतने का प्रायिकता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे किसका मान यहाँ पे दिया गया है, लिखेंगे रमेश, देखेंगे यहाँ पर रमेश के मैच जीतने की प्रायिकता दिया है, रमेश के मैच जीतने की प्रायिकता दिया गया है। और रमेश के मैच जीतने की जो प्रायिकता दिया गया है वह कितना मान दिया गया है, 0.82 दिया गया है। और किसको जीतना है, सुरेश का। तो हम लोग जानते हैं प्रायिकताओं का योगफल कितना होता है, लिखेंगे यहाँ पर प्रायिकताओं का जो योगफल होता है, प्रायिकताओं का जो योगफल होता है का योग 1 होता है। प्रायिकताओं का योगफल कितना होता है, योगफल बराबर 1 होता है। अब 1 में कौन कौन है, रमेश भी हैं, रमेश की जीतने की प्रायिकता और प्लस जो है सुरेश भी हैं। तो रमेश और प्लस सुरेश की जीतने की प्रायिकता लिखेंगे यहाँ पर, जीतने की प्रायिकता का योग कितना हो गया, रमेश का और जो है सुरेश का प्रायिकता जीतने का योग 1 के बराबर होगा, जिसमें से रमेश का मान दे दिया गया है। रमेश का मान जीतने की प्रायिकता कितना दिया गया है, 0.82, और किसका निकालना है, सुरेश का निकालना है। तो सुरेश के जीतने की प्रायिकता निकालना है, बराबर 1 हो गया। अब इस मान को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। अब 1 में से 0.82 घट जाएगा, बराबर हो गया। अब 1 में से जब 0.82 घट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ 0.18 हो जाएगा, 0.18। तो इसमें जो 0.18 मतलब 1 में से 0.82 घटेगा तो 0.18 हो जाएगा। इसमें देखा जाए तो विकल्प कौन सही होगा, तो सी वाला विकल्प इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, रमेश के मैच जीतने का प्रायिकता दिया गया था और हम लोग सूत्र जानते हैं कि प्रायिकताओं का जो योग होता है 1 होता है। रमेश सुरेश दोनों को जीतने का प्रायिकता 1 होगा, जिसमें रमेश का मान दिया है, सुरेश का निकालना था। तो इस मान को पक्षांतर कर देंगे, 1 में से इसको घटाएंगे तो 0.18 आ गया। और यहाँ लिखेंगे विकल्प, और क्या आ जाएगा इसमें, विकल्प जो है आपका सी वाला विकल्प इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है, त्रिभुज ABC और DEF 2 समरूप त्रिभुज हैं, कोण ए का मान 57 अंश है, कोण ई का मान 75 अंश है, तो कोण सी का मान होगा। यहाँ 2 त्रिभुज दिया गया है और दोनों त्रिभुज समरूप है। समरूप का मतलब दोनों एक ही जो है रूप का है। और कोण ए का मान यहाँ पर दिया गया है, कोण ए का मान जो है 57 दिया गया है और कोण ई का मान जो है यहाँ पर 75 दिया गया है। कोण ई का मान यहाँ पर 75 है और कोण ए का मान जो दिया गया है वह 57 है। अब यहाँ पर ए का मान तो हमें मालूम हो गया। अब बी का मान अगर मालूम करना है तो देखिए दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो बी का कोण और ई का कोण आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे एक प्रश्न में क्या दिया है, कोण ए का मान कितना दिया गया है, तो कोण ए का मान 57 अंश दिया गया है। कोण बी का मान अगर देखेंगे, बी का मान और ई का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। समरूप का मतलब ए वाला बी के बराबर और बी वाला ई के बराबर और सी वाला एफ के बराबर। तो यहाँ पर बी किसके बराबर हो जाएगा, 75 अंश के बराबर हो जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वह 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों को अगर मिला दें तो वह 180 अंश का कोण बनता है। थोड़ा सा जगह कम है, यहाँ पे ध्यान देंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज के तीनों कोण का मतलब कौन कौन कोण है, तो कहेंगे कोण ए है प्लस कोण बी है और प्लस कोण सी है। तीनों को मिला करके किसके बराबर लिखेंगे, 180 के बराबर, 180 अंश। अब ए का मान तो हमें मालूम है कितना है, 57 है। अब बी का भी मालूम हो गया कितना है, 75 है। और कोण सी का मान निकालना है, बराबर क्या हो जाएगा, 180।
180 के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 57 और 75 को जोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा 132। 132 प्लस हो जाएगा कोण सी बराबर क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। अब यहाँ पर 132 को क्या करेंगे पक्षांतर कर लेंगे। अब 132 जब पक्षांतर हो जाएगा तो कोण सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 132। अब 180 में से 132 घटा दें तो 180 में से 132 घटा देंगे तो 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर 48। इसमें 48 अंश जो है इसमें क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसमें सी वाला देखेंगे तो यहाँ सी वाला विकल्प जो देख सकते हैं 48 जो आया है, यहाँ सी वाला जो है 48 अंश जो है क्या है सही है। तो कैसे इसको हल किया गया, ए डी के बराबर होगा, बी जो है ई के बराबर हो जाएगा और सी जो है एफ के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं और समरूप होने की वजह से इसमें किसका मान पूछा गया था सी का मान। तो केवल इस त्रिभुज को लेकर चलना पड़ेगा और इस त्रिभुज में सी का मान निकालने के लिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 का प्रयोग कर लेंगे। ए का मान मालूम है, बी का मान मालूम है, सी का मान निकालना है, दोनों को जोड़ करके पक्षांतर कर दीजिए। 48 अंश जो है इसका जो है कोण सी का मान आ जाएगा। तो विकल्प जो है सी वाला विकल्प क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है, एक वृत्त का केंद्र O है, इस पर बाह्य बिंदु T से TM और TN स्पर्श रेखा खींची गई है। यदि कोण का नाम दिया गया MON बराबर 110 है तो कोण MTN का मान होगा। अब यहाँ पर एक आपका वृत्त पहले खींच लेते हैं। यहाँ पर एक वृत्त हो गया, इसके बाहर एक बिंदु है और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, यहाँ से स्पर्श रेखा और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है और दोनों स्पर्श रेखा का नाम क्या है तो यहाँ टी है और यहाँ पर जो टी होने के बाद से यहाँ पर जो है यम है और यम है और यहाँ पर यन है और यहाँ पे बताया गया केंद्र है, यहाँ बीच में क्या है केंद्र है और यहाँ से लेकर के यहाँ से और यहाँ से लेकर के यहाँ तक यहाँ पे जो कोण बना है, यहाँ पर केंद्र पे जो कोण बना है वह 110 अंश का कोण बना हुआ है। यहाँ पर बताया गया प्रश्न में 110 अंश का कोण बना हुआ है। तो यहाँ पर कोण का मान ज्ञात करना है कि यहाँ का कोण क्या मान होगा। तो यहाँ पे जानते हैं कि यहाँ पर अगर दोनों कोणों को मिलाया जाए, मतलब इस केंद्र का कोण और बाहर का कोण अगर मिलाया जाए तो वह 180 अंश होता है। क्या कितना होता है 180 अंश का हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे इस कोण का नाम क्या है, केंद्र का कोण और बाह्य कोण दोनों का योग कितने के बराबर होगा 180 अंश के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आंतरिक कोण और बाह्य कोण। आंतरिक कोण का मतलब होता है अंदर का कोण होता है और बाह्य कोण दोनों का योग किसके बराबर होता है, आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण का योग 180 होता है। बाह्य कोण मिलाएंगे तो किसके बराबर होगा, तो वह 180 अंश के बराबर होता है। क्या कोण होगा, आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण बराबर क्या होता है 180 अंश। अब इसमें आंतरिक कोण का मान क्या होगा, अंदर का कोण का नाम क्या है तो लिखेंगे कोण MON, यह अंदर का कोण हो गया, प्लस बाह्य कोण का नाम क्या होगा MTN। क्या बनेगा यहाँ पर MTN किसके बराबर हो जाएगा 180 अंश के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे मान कितना दिया है 110 दिया है, 110 अंश है, कोण लिखेंगे यहाँ पर MTN बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। अब 110 को क्या करेंगे पक्षांतर कर लेंगे। अब 110 जब पक्षांतर हो जाएगा तो क्या बनेगा, कोण MTN बराबर हो जाएगा 180 में से 110 को घटा दीजिए। अब यहाँ का बनेगा MTN बराबर हो जाएगा 180 में से 110 घट जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पर 70 अंश हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और इसमें विकल्प में देखेंगे तो विकल्प इसमें कौन सा सही होगा, तो यहाँ विकल्प वाला ऑप्शन तो लिखे नहीं है, लेकिन यहाँ पर विकल्प वाला ऑप्शन अगर देख लेंगे तो यहाँ पर विकल्प वाला ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो यहाँ पर विकल्प भी लिख दिया गया है, तो इसमें बी वाला विकल्प जो है क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बी वाला विकल्प जो है 70 अंश हो जाएगा। बहुत आसान जो है आपका जो है क्वेश्चन था, बस आपको याद रखना है आंतरिक कोण और बाह्य कोण मिलाएंगे तो 180 अंश के बराबर होता है। यह आंतरिक कोण हो जाएगा और यह बाह्य कोण है, दोनों का योग जो है 180 के बराबर कर लीजिए। इसका मान हमें मालूम था, पक्षांतर कर दीजिएगा और पक्षांतर करेंगे तो 180 में से 110 गया, कितना गया 70 आ गया। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सीखेंगे अब अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है, 21 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का कोई चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है। चाप की लंबाई होगी, यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर R बराबर जो दिया गया है, त्रिज्या जो दिया गया है वह 21 सेमी त्रिज्या दिया गया है। क्वेश्चन में त्रिज्या 21 सेमी है और थीटा बराबर जो दिया गया है 60 अंश का कोण बन रहा है और इसमें पूछा गया है चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ सूत्र लिखेंगे चाप की लंबाई। क्या लिखेंगे यहाँ पर चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई का क्या सूत्र होता है। अब यहाँ चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है, अब सूत्र को यहाँ नोट कर लेंगे। सूत्र इसका है थीटा बटा 360
क्या होता है थीटा बटा 360 और होता है गुणे 2 पाई आर। क्या होता है यहाँ पर 2 पाई आर। किसका सूत्र है यह? चाप की लंबाई का सूत्र थीटा बटा 360 2 पाई आर होता है। थीटा का मान कितना भरेंगे इसमें? तो थीटा का मान प्रश्न में कितना दिया है? 60 अंश दिया है, तो 60 अंश हो गया, बटा हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। अब 360 हो गया, गुणे गुणे हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है, और आर का मान 21 दिया है। अब इसमें जो इसको काटा जाएगा तो कैसे कटेगा? तो 0 से 0 पहले काट दीजिए, 6 छक्के 36, 6 बार में कट गया, और यहाँ से काटेंगे 7 त्रिकी 21, 7 त्रिकी 21 3 हो गया, और 3 से 6 काट दीजिए, 3 दूनी 6 हो गया, और 2 से 2 काट दीजिए, 2 से 2 कट गया, बचेगा क्या? 22 बचेगा। देखेंगे आपका 22 सेमी हो जाएगा। क्या बनेगा आपका? 22 सेमी जो है चाप की लंबाई हो जाएगा। तो एक एक लाइन जो है काटना आप लोग सीख लीजिएगा। पहले 0 से 0 काटेंगे, 6 छक 36, 7 त्रिक 21, 3 दूना 6, 2 बार में, फिर 2 से 2 कट गया, बचा 22 सेमी। इसमें ए वाला ऑप्शन देखेंगे, इसमें ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 22 सेमी जो है ए वाला विकल्प क्या है? सही है। तो एक एक लाइन जो है आपको बताया जा रहा है, और आप लोगों को अच्छे से प्रश्न समझ में आ रहा होगा। तो यह प्रश्न उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सीखेंगे अब अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है, एक ठोस एक अर्धगोला के तल पर खड़े एक बेलन का आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेमी है, बेलन की ऊंचाई 2 सेमी है, इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है, नीचे अर्धगोला है और ऊपर जो है बेलन रखा गया है, जिसमें इसकी त्रिज्या कितनी सेमी दिया गया है? तो आर बराबर प्रश्न में दिया गया है 1 सेमी है। त्रिज्या कितना सेमी है? 1 सेमी है, और बेलन की जो ऊंचाई है एच बराबर वह 2 सेमी है। त्रिज्या 1 सेमी और ऊंचाई 2 सेमी है। पूरे ठोस का जो है ना, पूरे ठोस का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। यहाँ लिखेंगे पूरे ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, पूरे ठोस का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और इस पूरे ठोस में संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में क्या क्या है? तो नीचे जो देख रहे हैं अर्धगोला है, तो नीचे लिखेंगे यहाँ पर अर्धगोला का पृष्ठ, अर्धगोला का पृष्ठ हो जाएगा, प्लस बेलन का पृष्ठ हो जाएगा, बेलन का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल ही दीजिए, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस, और नीचे देखेंगे यहाँ पर, नीचे देखें यहाँ नीचे दोनों का जो तल दिखा रहा है उसका कहा जाता है आधार का क्षेत्रफल। आधार कहिए या वृत्त कह सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ अर्धगोला का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो अर्धगोला का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है, और आधार का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर। यह आधार जो दिखाई दे रहा है नीचे का, यह वृत्त का जो क्षेत्रफल है, इसी का क्षेत्रफल जो नीचे अंदर का है उसका क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल कहते हैं, पाई आर का स्क्वायर। अब ये 2 पाई आर स्क्वायर अर्धगोला, बेलन का 2 पाई आर एच, आधार का पाई आर का स्क्वायर, 2 पाई आर का स्क्वायर पाई का स्क्वायर जोड़ लीजिए, कितना बनेगा? 3 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। इसमें से कॉमन क्या ले लेंगे? इसमें से पाई आर को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। इसमें से पाई आर जो है बाहर आ जाएगा, पाई और आर बाहर आ गया, क्या बचेगा अंदर? 3 बचेगा, आर बचेगा, प्लस हो जाएगा 2 एच हो जाएगा। अब इसमें मान को रखेंगे। अब यहाँ पर जो है पाई आर जब कॉमन हो गया तो क्या बचा? 3 आर प्लस 2 एच। अब इसमें मान को भरा जाएगा, पाई उतर गया, आर का मान 1 सेमी, आर का मान 1 सेमी है, 3 आर का मान 1 सेमी प्लस 2 एच का मान 2 है। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर क्या बनेगा? बराबर हो गया, पाई हो जाएगा कोष्टक में, 3 एक अन्नम 3 प्लस 2 दूना 4, 4 3 मिलकर के कितना होगा? 7 पाई। इसमें बी वाला विकल्प जो है, बी वाला विकल्प इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 7 पाई जो है इसमें विकल्प जो है सही है। तो एक एक लाइन जो है आपको बताया गया, अर्धगोला का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल, इसमें 3 क्षेत्रफल को निकाला जाएगा तो 7 पाई आया, इसमें बी वाला विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो प्रश्न है
किसी त्रिभुज ABC में EF समांतर BC है, BE का मान दिया गया है, AF का मान दिया गया है, CF का मान दिया गया है और AE का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज का नाम क्या है यहाँ पर, तो त्रिभुज का नाम यहाँ पर A है और यहाँ पे लिखेंगे B है और यहाँ पर C है और इसका समांतर किसका बताया गया है, तो इसमें जो समांतर बताया गया है कि EF, यहाँ लिखेंगे आपका EF के समांतर, यह E हो जाएगा और यह F हो जाएगा। तो EF के समांतर BC है, EF के समांतर क्या है, BC है और इसमें मान किसका किसका दिया गया प्रश्न में, तो यहाँ पर मान दिया गया है BE का मान दिया गया है 6.9 दिया गया है, AF का मान दिया गया है, AF का मान दिया गया है 1.7 है और CF का मान दिया गया है जो है 5.1 है और किसका मान पूछा गया है, तो AE का मान प्रश्न में पूछा जा रहा है। अब इसमें थेल्स प्रमेय का नियम लागू करेंगे और थेल्स प्रमेय का क्या सूत्र होता है, तो यहाँ लिखेंगे थेल्स प्रमेय का सूत्र क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पर थेल्स प्रमेय से, और थेल्स प्रमेय का सूत्र यहाँ पे क्या बनेगा, तो थेल्स प्रमेय से सूत्र बनेगा कि यहाँ पर AE बटा EB, क्या बनेगा यहाँ पर AE बटा बनेगा EB बराबर AF बटा EFC। यह सूत्र किसका बना है, थेल्स प्रमेय का सूत्र है AE बटा EB AF बटा EFC। अब इसमें मान को रख लेंगे। अब यहाँ पर AE का मान निकालना है तो आपका AE उतर जाएगा बटा EB, यहाँ पर EB का मान क्या दिया है, EB यहाँ देखेंगे EB का मान क्या है 6.9 है और यहाँ बराबर AF का मान क्या है 1.7 और FC का मान क्या है 5.1 दिया गया है। यह मान देने के बाद जो मान दिया गया था इस मान को क्या करेंगे, रख लेंगे। रखने के बाद देखेंगे यहाँ दशमलव आपस में क्या है बराबर, इधर भी एक स्थान इधर भी एक स्थान, दशमलव को हटा देंगे तो AE बटा 6.9 हो जाएगा बराबर, इसका दशमलव हट जाएगा 17/51 हो जाएगा, 17 से 51 कट जाएगा, 17 का नाम 17 3 51, क्या बनेगा यहाँ पर AE बटा 6.9 बराबर 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको गुणा कर लेंगे, अब 6.9 जो है उधर चला जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पर AE बराबर, अब 6.9 इसके पास चला गया, बटा में क्या बनेगा 3, अब 3 से भाग कर देंगे, 3 से जब भाग करेंगे तो AE बराबर 3 दूना 6 3 त्रिकी 9, 2 दशमलव क्या बनेगा 3। अब यहाँ 2.3 जो बनेगा यहाँ पर लिख लेंगे 2.3 सेमी, अब यहाँ 2.3 सेमी हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे विकल्प कौन सही होगा, तो इसमें विकल्प देखेंगे तो डी वाला विकल्प यहाँ पे देखेंगे, डी वाला विकल्प 2.3 जो है क्या है सही है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसे इसको हल किया गया है, एक एक लाइन जो है आपको बताया गया है। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है, एक बिंदु P से किसी वृत्त के केंद्र O की दूरी 6.5 सेमी और P से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 6.0 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या होगी। यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या पूछा जा रहा है तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पर एक वृत्त बनाएंगे और वृत्त हो गया, यहाँ केंद्र हो गया और ये स्पर्श रेखा हो जाएगा, स्पर्श रेखा, और यहाँ से एक त्रिज्या खींच देंगे और यहाँ से इसकी दूरी जो दिया गया है इसका मान प्रश्न में जो दिया गया है 6.5 है, यहाँ पे मान क्या है 6.5 सेमी दिया गया है और स्पर्श रेखा की जो दूरी है वह 6 सेमी दिया गया है। अब इस त्रिज्या की गणना करना है तो त्रिज्या को हम लोग r मान लेते हैं और इस r की गणना कैसे करेंगे, तो यहाँ पर कोण का मान दिया है और लंब का यहाँ आधार का मान दिया है, इसमें लंब का मान निकालना है। तो सबसे पहले त्रिभुज में लंब का मान निकालेंगे तो लंब का सूत्र क्या होता है, करनी में कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। अब यहाँ कर्ण कितना है, अब कर्ण इसमें कितना है, तो कर्ण इसमें दिया गया 6.5 का वर्ग हो जाएगा माइनस यहाँ लिख लेंगे आधार का वर्ग मतलब 6 का वर्ग। अब यहाँ पर बराबर हो जाएगा अंडर रूट। अब 6.5 का जब वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, वर्ग करने पर 42.25 हो जाएगा माइनस 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको घटा देंगे, 42.25 में से 36 घट जाएगा तो करनी में हो जाएगा 6.25 और 6.25 का वर्गमूल जब बाहर निकालेंगे तो यह हो जाएगा 6.25 का मतलब 625 और 625 का वर्गमूल क्या होता है 25, तो एक स्थान दशमलव लगा देंगे 2.5 सेमी हो जाएगा।
2.5 सेमी। इसमें विकल्प जो है सी वाला विकल्प इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2.5 सेमी इसमें जो है इसकी त्रिज्या का मान निकल जाएगा। इसमें आर का मान जो है निकालना था और इसमें आर का मान जो है 2.5 सेमी हो जाएगा और सी वाला विकल्प इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। प्रश्न है, किसी विशेष समय एक पेड़ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर होती है, सूर्य का उन्नयन कोण होगा। जैसे यहाँ पर एक पेड़ है और पेड़ की जितनी ऊंचाई है उसकी छाया के क्या है, बराबर है, दोनों का मान बराबर है। मतलब अगर इसको यक्स मान लें और इसको भी यक्स मान लें, मतलब जितनी लंबाई है उतनी उसकी छाया है, तो यहाँ पर कोण पूछा जा रहा है। प्रश्न में उन्नयन कोण की गणना करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे अगर tan थीटा का सूत्र होता है, tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा क्या होता है, आधार होता है, यह tan का सूत्र होता है। अब यहाँ लिखेंगे tan उतर जाएगा, यहाँ पर थीटा उतर जाएगा, बराबर लंब कितना है तो यक्स है, आधार कितना है तो यक्स हो जाएगा, तो यक्स से यक्स खत्म हो जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पर tan थीटा बराबर हो जाएगा 1 हो गया। और tan में किसका मान 1 होता है, तो tan में किसका मान 1 होता है तो 45 अंश का मान होता है, तो tan थीटा का मान जो है यहाँ पर आ गया, tan 45 अंश का मान 1 हो गया। इसमें थीटा बराबर 45 अंश हो जाएगा और 45 अंश का मतलब इसमें विकल्प बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऊंचाई और छाया आपस में क्या है, बराबर है। जब बराबर है तो एक कट जाएगा, x से x कट जाएगा, बचेगा 1, और tan 1 जो है किसका मान होता है तो 45 अंश का मान 1 होता है, तो थीटा का मान 45 अंश आ गया। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न दिया गया है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 2 कास स्क्वायर 0 का मान होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से इसको बताना है कौन से ऑप्शन इसमें सही है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन को नोट करेंगे, क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2 है, क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 tan स्क्वायर 45 अंश है प्लस सेक स्क्वायर 30 अंश है माइनस 2 कास स्क्वायर 0 अंश है। अब इसमें मान को भरेंगे तो क्या बनेगा, 2 गुणे tan 45 का मान 1 का वर्ग प्लस tan 45 का मान 1 हो जाएगा और 1 का वर्ग हो जाएगा, सेक 30 अंश का मान होता है 2 बटा करनी में 3 का क्या हो जाएगा यहाँ पर वर्ग हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 और कास 0 का मान 1 होता है तो 1 का वर्ग हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा, यहाँ बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पे अगला लाइन बनेगा, 2 उतर जाएगा, 1 का वर्ग 1 हो गया प्लस 2 का वर्ग 4, वर्ग से करनी हटेगा 3, और यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 1 का वर्ग 1। अब 2 एक नम क्या बनेगा, 2 एक नम 2, 2 प्लस 4 बटा 3 माइनस 2। अब यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, 2 प्लस है 2 माइनस है, कट गया, कितना बचेगा यहाँ पर 4 बटा 3, 4 बटा 3। अब 4 बटा 3 किसका कौन सा विकल्प हो जाएगा, डी वाला विकल्प इसमें क्या हो जाएगा, 4 बटा 3 इसमें डी वाला विकल्प क्या है, सही है। तो उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्यक होंगे। यहाँ पर बताना है शून्यक क्या है, तो किसका शून्यक बताना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का शून्यक निकालना है। तो शून्यक जब निकालेंगे तो इसको बराबर 0 कर लेंगे, जब भी शून्यक निकाला जाता है तो बराबर 0 कर लेते हैं। -5 पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 5 हो जाएगा, वर्ग इसके ऊपर जब जाएगा ना, ये वर्ग जब हटाएंगे तो यहाँ पर करनी लग जाता है, करनी में 5 हो जाएगा, और करनी 5 का मान जब लिखेंगे तो यहाँ पर जब भी करनी 5 का मान लिखते हैं तो प्लस माइनस करनी में 5 लिखते हैं, प्लस माइनस करनी में 5 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब 2 घात हैं तो 2 मूल होते हैं, एक मूल प्लस में होता है तो एक मूल माइनस में होता है। तो यहाँ पर जो है एक्स बराबर प्लस माइनस करनी में क्या हो जाएगा 5, 2 घात में 2 मूल होते हैं, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, इसलिए इसमें डी, इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी वाला विकल्प, प्लस माइनस करनी में 5, या जो है सी वाला विकल्प इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है, 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 22 अधिक है, बड़े कोण का मान होगा। यहाँ संपूर्ण कोण में जो बताया गया, संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से क्या है, 22 अधिक है। तो पहले सबसे पहले लिखेंगे कि माना जो है छोटा कोण क्या है, लिखेंगे आपका माना जो है छोटा कोण को क्या मानेंगे, यहाँ पर छोटा कोण यक्स है, माना छोटा जो कोण है वह क्या है, यक्स है, छोटा कोण यक्स है। अब बड़ा कोण जो है, अब बड़ा कोण जो बताया गया है कि छोटे कोण से 22 अधिक है, तो यक्स प्लस 22 अधिक है, 22 अंश जो है अधिक है। अब संपूरक कोण किसे कहते हैं, संपूरक कोण को कहा जाता है 2 कोणों का योग 180 अंश हो जाए उसको संपूरक कोण कहा जाता है। इसमें छोटा कोण और बड़ा कोण दोनों मिलाएंगे, छोटा कोण और प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर बड़ा कोण, दोनों को जब मिलाया जाएगा
यहाँ पर लिखेंगे का कोण, माने बड़ा का कोण और छोटा का कोण मिलाएंगे किसके बराबर, 180 के बराबर होगा, क्योंकि संपूरक कोण किसे कहते हैं, छोटा कोण बड़ा कोण दोनों को मिला करके 180 अंश के बराबर होता है। तो यहाँ छोटा कोण क्या है, EX हो गया, बड़ा कोण क्या है, EX + 22 हो गया, बराबर क्या है, 180 अंश है। अब 22 को पक्षांतर कर लेंगे, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 22 घटा देंगे, 180 - 22 घटा दीजिए, 2x बराबर 180 में से 22 घटा देंगे तो 158 हो जाएगा, 158। अब यहाँ पर 100 जो है 58 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 2 नीचे चला जाएगा तो x बराबर 158/2 हो जाएगा। 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग करेंगे तो 2 सत्ते 14, एक इसको दे देगा तो 2 एक आ जाएगा यहाँ पर 18, 2 9 18। अब x का मान जो आ गया, यहाँ x का मान निकलने के बाद से अब यहाँ पर ध्यान देंगे 180 में से किसको घटाएं, 22 को, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 7, 7 में से 2 जाएगा 5, 2 नीचे जाएगा, 2 से भाग के कर दिए। अब x का मान जो निकला है, अब यहाँ पर बताना है कि बड़ा कोण क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पर बड़ा कोण इसमें बताना है, तो लिखेंगे बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है, 22 अधिक है, तो x + 22 अधिक था, x का मान जो निकला है वो मान भर देंगे और इसमें 22 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जब 22 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 101 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 101 अंश हो जाएगा। इसमें 101 अंश, क्योंकि इसमें बड़ा कोण का मान पूछा गया है, छोटा कोण का मान इसमें नहीं पूछा गया है, तो बड़ा कोण 101 हो जाएगा। और विकल्प देखेंगे, बी वाला विकल्प इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, संपूरक कोण का योग जो होता है 180 अंश के बराबर होता है, बड़ा कोण और छोटा कोण को योग मिलाएंगे तो 180 अंश के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का मध्यिका वर्ग होगा। यहाँ मध्यिका वर्ग की गणना करना है, तो सबसे पहले जो है वर्ग अंतराल पहले नोट कर लेंगे। और वर्ग अंतराल कितना दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और बारंबारता क्या है, 6 है, 8 है, 7 है, 10 है, 5 है, सबका जोड़ेंगे तो यह बनेगा 36। अब 36 बनने के बाद से बनाएंगे यहाँ पर संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे बनता है, सबसे पहला 6, तो 6 यहाँ नोट कर लेंगे, 6 में 8 जोड़ेंगे 14 होगा, 14 में 7 जोड़ेंगे 21 होगा, 21 में 10 जोड़ेंगे तो 31 होगा, 31 में 5 जोड़ेंगे तो 36 होगा। अब ये संचयी बारंबारता बनने के बाद से जो है, यहाँ पर संचयी बारंबारता बनने के बाद से n बराबर लिखेंगे यहाँ पर 36 और n/2 निकालेंगे, यहाँ पर n/2 निकालेंगे तो यहाँ पर हमको पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा वर्ग लेना है। 36/2, 2 से 36 काट देंगे, कितना बनेगा, 18। 18वां पद इसमें देखेंगे कहाँ पे है, तो 18वां पद इसमें ताकेंगे, देखिए इसमें 6, 18 होगा नहीं क्योंकि कम है, 14 में भी 18 कम होगा, 18 इसमें 21 में होगा, 21 के ठीक सामने कौन होगा, 20 से 30, 20 से 30 वाला जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें 20 से 30 वाला जो, क्योंकि 18 इसी के अंदर है और इसके सामने देखेंगे 18 किसका, 20 से 30 हो जाएगा, यह हो जाएगा 20 से 30 हो जाएगा। इसमें सी वाला जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है, दो पासों को एक साथ उछाले जाते हैं, संख्याओं का योग 13 आने की प्रायिकता होगी। अगर एक पासा को उछाला जाता है तो 6 स्थितियां होती हैं और 2 पासा को उछाला जाता है तो कुल स्थिति 36 होता है। तो यहाँ लिखेंगे कुल स्थिति कितना हो जाएगा, यहाँ पर कुल स्थिति जो है 36 हो जाएगा, तो कुल स्थिति बराबर हो गया आपका 36 हो गया। अब यहाँ बताया गया है कि संख्याओं का योग, अब संख्याओं का जो योग है, संख्याओं का योग आपका जो है 13 आना चाहिए, संख्याओं का योग आपका 13 आना चाहिए, संख्याओं का योग 13 हो। अगर संख्याओं का योग 13 हो तो सबसे बड़ा, अगर पासा में बात करेंगे तो 6,6, अगर 2 बार उछालते हैं तो सबसे बड़ा संख्या 6 आता है और दूसरा वाला भी संख्या आपका जब उछालेंगे तो 6 से बड़ा कोई संख्या नहीं होता है। पासा के अंदर सबसे बड़ा अगर संख्या की बात करेंगे तो 6, तो ये दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 6 क्या आ जाएगा, 12 होगा। लेकिन यहाँ बताया गया कि संख्याओं का योग 13 हो, तो 13 तो किसी में नहीं हो पाएगा, क्योंकि पासा में संख्याओं का योग सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो दोनों पासाओं का योगफल जो है 6 जोड़ेंगे तो 12 से अधिक होगा ही नहीं। यहाँ बताया गया 13 है, तो इसमें हो जाएगा अनुकूल स्थिति 0 हो जाएगा। अनुकूल स्थिति क्या हो गया, 0। और प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, तो प्रायिकता का जो सूत्र होता है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। तो अनुकूल स्थिति 0 हो गया और कुल स्थिति 36 है, 36 में 0 को भाग कर दिए 0 आ जाएगा। इसमें डी वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रखिएगा, पासा में 2 पासा है तो सब पासा मतलब जो सबसे बड़ा अंक होता है पासा के अंदर 6 होता है और 2 बार उछाला गया तो 6, तो दोनों अगर जोड़ेंगे तो 12 होना चाहिए। और यहाँ बताया गया कि यहाँ 13 आना चाहिए, तो ऐसा कोई संख्या नहीं होगा कि 2 संख्याओं का योग जो है 13 होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, संख्याओं का योग जो 13 वाला 0 माना जाएगा। प्रायिकता
अनुकूल 0, कुल 36, 36 में 0 को भाग करिए 0 आ जाएगा। इसमें डी वाला विकल्प क्या है, सही है। तो उम्मीद करते हैं इसमें 20 प्रश्न को जो बताया गया है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले भाग में जो है प्रश्न नंबर 21 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। यदि उस भाग का वीडियो आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के पूरे भाग का वीडियो देख सकते हैं। एक एक पेपर का हल जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट में जाकर के एक एक प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो आज का वीडियो जो है इतना ही रहेगा, मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।